व्याख्यान माला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच हमारे कार्यक्रम की शान बनकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी सर, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता प्रोफेसर अनिल राय सर, हमारे विभाग के प्रभारी प्रोफेसर शंकर सर, नवचेतना परिषद के संयोजक डॉक्टर ओझा सर, हिंदी विभाग के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर शिव कुमार सर, डॉक्टर आभा मैम, डॉक्टर शशि मैम, मनोज मैम, डॉक्टर राजहंस सर, चंद्रशेखर सर, अजय सर, और ये बेटा नेटवर्क है तो आप वीडियो बंद कर लो, आवाज आ जाएगी। अजय सर, डॉक्टर जितेंद्र सर और कॉलेज के सर से निवेदन करती हूं कि वे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अपने विभाग के सभी वरीय और साथ के जितने शिक्षक हैं सबका मैं आज के आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर इसके परिणाम, इन सेमिनारों के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि मुस्कान के बाद अभी अभी जिसने ये उद्घोषणा की है उनकी उस सधी हुई आवाज, जिसको कहिए कि कॉन्फिडेंस, झलक रहा है और मुझे लग रहा है कि अपने सेमिनार की ये सुखद बात है। आज का विषय हिंदी की नई संभावनाएं, ये विषय भी मुझे लगता है कि पिछले सेमिनार को अगर आप याद करेंगे तो थर्ड ईयर के निश्चित तौर पर हम सभी लाभान्वित होने वाले लोगों में थे, लेकिन थर्ड ईयर का 2 पेपर उसमें समाहित था, नाटक का उद्भव और विकास। और आज की जो परिचर्चा जिस विषय पे है, ये चर्चा अपने आप में हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी और आज के सेमिनार में अन्य विषयों के जो विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनकी संभावनाएं, भाषा की संभावनाएं अनंत हैं। बाजार और शिक्षा, नौकरी, इन सभी विषयों से जुड़कर आज का व्याख्यान निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मैं तो चाहूंगा कि फिर से ये दोहरा रहा हूं कि हर एक विद्यार्थी विशेषकर अपनी कॉपी और कलम पास रखें, मुख्य बिंदुओं को पहचानकर उसे लिखने की कोशिश करें। प्रश्नोत्तरी का हिस्सा चूंकि इस आभासी माध्यम में संभव नहीं दिख रहा था, नहीं तो प्रश्न और प्रश्न के उत्तर जो हमें इस विषय के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर अनिल राय से मिलते, वो यहां संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप लिखित प्रश्न रखते हैं तो हिंदी विभाग, हम सभी शिक्षक उन सवालों से, चूंकि आपके साथ साथ हम भी इस भाषण से प्रभावित और शिक्षित हो रहे हैं, तो हम भी आपके सवालों का यथोचित जवाब दे सकते हैं। सही तौर पर कहिए कि उपयुक्त जो तरीका है वो है कि भाषण को निश्चित तौर पर लिपिबद्ध करने की कोशिश करें और उन सवालों से जुड़े जो सवाल ये विषय उठाता है। थर्ड ईयर के विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नई संभावनाएं हैं हिंदी की, आप थर्ड ईयर के बाद जितने सवालों से
घिरेंगे, शायद उनके जवाब आज के संभाषण में मौजूद होगा। और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी निश्चित तौर पर जो लगातार एक क्रम बना हुआ है, इन पूरे आयोजन के बाद आपसे जब हमारी मुलाकात होगी तो इन विषयों पर फिर से एक बार जो आपके प्रश्न उठेंगे वो हम उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि शशि जी अगर मौजूद हैं और अगर वो चाहती हैं, चूंकि मुझे लगता है कि शेखर जी और शशि जी, शिव कुमार सर, ये जो हिंदी भाषा की बाजारवादी जो जो अभिरुचियां हैं, निश्चित तौर पर उनके शिक्षण में, उनके लेक्चर में ये मौजूद रहता है। तो अगर इस विषय पर वो यहाँ कुछ बोलना चाहें तो मुझे खुशी होगी। शशि जी। हेलो। जी जी जी। हाँ, किस विषय पर कह रहे हैं आप? ये जो आज का जो विषय है, जो मुझे लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन इस विषय पे चूंकि जो नई संभावनाएं हैं और आज की बाजार की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के आधार पर, चूंकि अनुवाद या भाषा शिक्षण, मुझे लगता है चूंकि मैं इन विषयों को पढ़ाता नहीं रहा हूं, लेकिन इन चुनौतियों पर मुझे लगता है कि आपके जो लेक्चर होते होंगे वो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को इन नई दिशाओं की तरफ इशारा करते होंगे। तो अगर चाहें, ये चूंकि ये अचानक से मैंने आपको आपका नाम ले लिया, शिव कुमार जी का नाम ले लिया, तो अगर चाहें। दरअसल में ना मेरा अभी फोन कट भी हो गया था। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तब तक आप शिव कुमार जी को चांस दे दो, फिर मैं इसके बाद बोल लेती हूँ। नहीं, ठीक जी है? जी। मैं शंकर सर, हाँ हाँ। चूंकि समय मैं देख रहा हूँ कि 11:24 हो चुका है। अचानक मुझे नहीं लगता है, और मैं चाहूंगा कि सिर्फ शिव कुमार सर और शशि मैडम आशीर्वाद दे दें बच्चों को। और जहां तक बोलने का, हमें सर लोग को, मैडम को पहले सूचना दे देंगे तो ठीक रहेगा। और मेरी अभी प्रोफेसर अनिल राय सर से बात हो गई, वो तैयार हैं, ठीक है। और प्रोफेसर संजीव तिवारी भी कोई बात नहीं, कॉलेज पहुंचने वाले हैं, तो आप उनका करा दीजिए पहले। हाँ, तो हम ठीक है। हाँ, और तब तक फिर बाद में हम टिप्पणी के रूप में हम लोग कर देंगे। हाँ नहीं मैडम, अगला 23 तारीख का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद 25 को है, 27 को है। अभी ये कड़ी तो बहुत लंबी है, ठीक है। तो हम एक दिन पहले बात करें तो मुझे लगता है कि सहजता ज्यादा रहेगी। ठीक है, इस विषय पर जो मीटिंग हमने रखी है उस पर भी बातचीत हो जाएगी, तो थोड़े से और तैयारी हम लोगों की, हम सारे शिक्षकों की होगी, और हम विद्यार्थियों से भाषण से पहले ही, चूंकि भाषण के बाद वो मुकम्मल उस विषय पर जो बातें उठेंगी उन पर बातचीत होगी ही होगी। लेकिन हाँ, ये है कि जो विषय है इस पे हम लोग अपने विभाग के मीटिंग में रख लेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आज के भाषण के लिए। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक और लिखते हुए इस भाषण का आनंद लें। धन्यवाद। उस दिन का भी नाटक का बहुत अच्छा था। हाँ जी, बहुत अच्छा था। नहीं, और मैं आप लोग को ये सूचना देना चाहता हूँ कि आज हमारे 100 के आंकड़े के पास हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम आंकड़ा है। मैं देख रहा हूँ। हाँ, जो मैक्सिमम आंकड़ा है कि 100 के आसपास है। तो ये हमारे लिए और विभाग के लिए और हमारे विभागाध्यक्ष के लिए गर्व की बात है, और हमारे सारे शिक्षक के लिए गर्व की बात है कि हम कम समय में जो हम नई कड़ी हरदम रोज बुला रहे हैं प्रोफेसर को, और प्रोफेसर से सीधी साक्षात्कार अपने विद्यार्थियों को और अपने शिक्षक को कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि हमारे कॉलेज के बहुत सारे शिक्षक लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के, मैं नाम किसका किसका लूं, बहुत लंबा समय हो जाएगा। देख रहा हूँ बहुत टीचर, हमारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। तो मैं तमाम शिक्षक जो हमारे विद्यालय के और दूसरे विद्यालय के जुड़े हुए हैं, मैं हाथ जोड़ करके हिंदी विभाग महाराजा अग्रसेन कॉलेज तरफ से आप लोग का सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम यही आशा रखते हैं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव इसी तरह से बना रहेगा, और हमारी ज्ञान की जो धारा है, जो व्याख्यान माला हम लोगों ने शुरू की है
हमारे प्रभारी शंकर सर के नेतृत्व में उस ज्ञानमाला को आप लोग हरदम आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारी शशि मैडम भी हैं, शिव कुमार सर भी हैं, चंद्रशेखर सर भी हैं, राजन सर भी हैं, मनोज मैडम भी हैं, ये आपको अजय सर भी हैं, और हमारे बैकबोन जितेंद्र सर तो है ही, पूरा विभाग, और उनको देखिए नाम भी लिखा हुआ हिंदी विभाग का मतलब है कि जितेंद्र सर है, हिंदी विभाग महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो कैप्शन भी उनको दिखा रहा है कि वो कितना बैकबोन है हमारे विभाग के लिए, और सारे टीचर जुड़ चुके हैं। अब 10/11/27 होने जा रहा है। किसी भी समय हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल राय सर जुड़ सकते हैं। किसी भी समय हमारे प्राचार्य महोदय अभी रास्ते में थे, बोले कि मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 11, 28, 29, 30 तक मैं पहुँच जाऊँ। मैंने कहा कि आप तेज मत चलाइए, आप आराम से चलाइए, हम 1-2 मिनट आपका इंतजार कर सकते हैं। और अभी अनिल राय सर से भी मेरी दूरभाष पर बातचीत हुई, तो वो तैयार हैं। हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल राय सर, और अनिल राय सर किसी नाम के मोहताज नहीं है, और बहुत बड़े नाम हैं यहाँ, देश ही नहीं विदेश में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, बाली में। मैं बात बता नहीं सकता हूँ, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि, और हमारे विभाग के लिए गर्व की बात है, कितने विद्वान लोग सहजता के ढंग से और हमारा आमंत्रण स्वीकार किए हैं। 11:28 हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा काजोल को कि आप काजोल मंच पर आए और राजन सर को बुलाएं। काजोल। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर राजहंस सर को। सर कृपया आएं और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। राजहंस सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। राजन सर शायद लेफ्ट हो गए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, कुछ नहीं, ज्वाइन हो गए हैं दोबारा से। राजन सर, आवाज नहीं आ रही है, ये क्या हो गया? सर इस बीच में एक प्रश्न था मेरा आपसे। ये संख्या जो है 93 के आसपास पहुंच गई है, और 3-4 लोग जो विशेष अतिथि हैं उनको आना है, प्रिंसिपल सर भी आ गए, तो क्या मैं बाकी को डिनाई कर दूं उनकी एंट्री? अभी सर रोक के रखिए काइंडली प्लीज। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा, क्योंकि अगर वो नहीं इन कर पाएंगे, अभी सबको रोक के रखिए। हाँ, जब तक तो वो लोग इन नहीं करते हैं, देखिए बढ़ते जा रहा है, 96 पहुंच गया है। सर आ गए, प्रिंसिपल सर भी आ गए। प्रिंसिपल सर आ गए हैं, तो सर प्रिंसिपल सर का स्वागत है। मैं अनिल राय सर को देखता हूं कि उनका क्या पोजीशन है। प्रिंसिपल सर का स्वागत है, आ चुके हैं हमारे प्रिंसिपल साहब। अब मैं अनिल राय सर को देख रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ प्रिंसिपल साहब जी सर, नमस्कार। स्वागत करता मेरी हूँ। आवाज अब पहुंच पा रही है आप सब तक? जी हाँ, राजहंस जी आ रही है। प्राचार्य, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्राचार्य महोदय का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम सब के बीच महाराजा अग्रसेन कॉलेज परिवार के नेतृत्व प्रोफेसर संजीव तिवारी
आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी आने ही वाले हैं। आप सर आ सबको चुके पता हैं। है सर आ चुके कि सर आ चुके हैं। सर आ गए हैं। हाँ, अब विधिवत शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो स्वागत करता हूं सर का। और प्रोफेसर अनिल राय हमारे आभासी मंच से जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन और आपका सम्मान। हिंदी पखवाड़ा आयोजन 2021 की इस श्रृंखला नंबर 2 में आप सबका मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज नवचेतना परिषद हिंदी विभाग की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर संजीव तिवारी राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं और सांस्कृतिक मामलों पर भी इनके ज्ञान को हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है। तो सर्वप्रथम अपने हिंदी विभाग के तमाम शिक्षकों की ओर से मैं आग्रह करता हूं कि प्रोफेसर संजीव तिवारी हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल राय का स्वागत करें और सम्मान करें। प्रोफेसर संजीव तिवारी और 2 शब्दों के माध्यम से हमें भी और छात्रों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद राजन जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल राय जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शंकर जी, डॉक्टर तेज नारायण ओझा जी, डॉक्टर शशि जी, डॉक्टर आभा जी और तमाम शिक्षक एवं विद्यार्थी बंधु, मुझे लगता है कि राजहंस जी को अपने आप को म्यूट करना होगा। जी 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 कर जी दो सिस्टम से आपने ज्वाइन किया हुआ, इसलिए हो रहा है। यह बड़े ही गर्व की बात है कि इस हिंदी पखवाड़े के अवसर पर एक तमाम व्याख्यान माला आयोजित की गई है। इसमें मूर्धन्य देश के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है हिंदी विभाग के द्वारा। प्रोफेसर अनिल राय जी की विद्वता हम सबके समक्ष है, किसी के सामने छुपी नहीं है और यह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से महिला के ऊपर इनका शोध है, नारी के ऊपर शोध है, मैं देख रहा था, और तमाम जितने भी इनकी पढ़ाई हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। मुझे लग रहा है कि आज का जो विषय है वह अत्यंत ही अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है और विशेष करके विद्यार्थियों के लिए जो अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इस पैंडेमिक के दौरान, जब हम लोग की दूरियां, भौतिक दूरियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किस प्रकार से इस शिक्षण व्यवस्था में होने वाली तब्दीली को अपनाया जाए, इसके लिए तमाम हिंदी विभाग प्रयास कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि यह महाराजा अग्रसेन कॉलेज के लिए गर्व की बात है। प्रोफेसर अनिल राय जी का कॉलेज की तरफ से और विभाग की तरफ से मुझे लग रहा है दोनों तरफ से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और आने वाले 1-1.5 घंटे में लगातार यह जो वार्तालाप का क्रम होगा, जिसमें तमाम ज्ञान की बातें और मैं कहूँगा ज्ञान की गंगा महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पास उड़ेली जाएगी, इनके विद्यार्थियों के ऊपर इसका एक तरह से विद्यार्थियों को इसको प्रदान किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपके और प्रोफेसर अनिल राय जी के बीच में मेरा रुकना ज्यादा देर तक अच्छा नहीं है। मैं पुनः एक बार अनिल राय जी का स्वागत करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि एक बार इस ग्लोबल पैंडेमिक के ओवर हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, कॉलेज के सुचारू रूप से भौतिक अवस्था में प्रारंभ होने के बाद हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे, जिससे कि आप महाविद्यालय में स्वयं आकर विद्यार्थियों से इंटरैक्ट करें, हमारे शिक्षक बंधुओं से बातचीत करें और उनकी जो जिज्ञासा है
उस जिज्ञासा की पूर्ति करें। सर, मैं आपको पुनः कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं भी आपको सुनूंगा आने वाले 1 घंटे में और प्रयास करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। और पुनः आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजहंस जी। सर अनम्यूट कर लीजिए राजहंस सर। मंच से जुड़े, धन्यवाद संजीव सर। मंच से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षक, शिव कुमार सर, शशि मैम, आभा मैम, मनोज मैम, चंद्रशेखर सर, जितेंद्र जी, शंकर सर प्रभारी प्रोफेसर शंकर कुमार, सभी पांडे जी, चंद्रशेखर सर, सब की ओर से फिर से मैं अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल राय का शब्दों के माध्यम से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये आभासी मंच है और इस आभासी मंच की एक समस्या है कि हम पारंपरिक रूप से पुष्प गुच्छों से या ऐसी चीजों से स्वागत किया करते थे, लेकिन भाषा का महत्व इसमें और भी बढ़ गया है कि हमें स्वागत के लिए वस्तु की जरूरत नहीं है, बल्कि भाषा से ही हम अपने अतिथियों का सत्कार कर सकते हैं। यह पिछले कुछ समय में हमने जाना है और भाषा की ताकत को भी इससे समझा है। सर, स्वागत है। जैसा कि आप सब सूचित हैं कि इस व्याख्यान माला की श्रृंखला 2 में हिंदी विषय पर बात होनी है। हिंदी दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया है हमारे विभाग की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से। मित्रों, इससे पहले कि हम सब प्रोफेसर अनिल राय को सुने जाने, मैं कुछ बातें विभाग की ओर से समझिए या हिंदी समाज की ओर से आप तक रखना चाहता हूं कि जिस हिंदी भाषा को वर्तमान समय में लिखत पढ़त में हम सब जानते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, वह प्रारंभ से ही अत्यंत सुखद और सौभाग्यशाली यात्रा करती आई है। सुखद इसलिए कह रहा हूं और सौभाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं कि अपने जन्म के, खड़ी बोली हिंदी को यदि देखें तो अपने जन्म के 100-150 वर्ष के अंदर में ही विश्व में ऐसी कम ही भाषा होगी जिसे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो और जो एक नए बनते देश की अस्मिता के साथ जुड़ गई हो। हमारी हिंदी भाषा देश की और लोगों की और हमारी विविधता की पहचान है। हेलो पागल। इसलिए मैं आपसे एक घटना, एक समय का जिक्र करना चाहता हूं। ऐसा ही एक आयोजन, जैसा आयोजन हम अपने विद्वान वक्ता प्रोफेसर अनिल राय को बुलाकर करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा ही एक आयोजन सन 1877 में बाबू तोताराम के द्वारा हिंदी संवर्धिनी सभा के माध्यम से किया गया था। 1877 की तपती उस गर्मी में अलीगढ़ के सभागार में बहुत सारे लोग, हम सब तो आभासी माध्यमों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अलीगढ़ के उस सभागार में प्रत्यक्ष सगुण रूप में जुड़े हुए थे और वक्ता के रूप में हिंदी की उन्नति पर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलने को आने वाले थे। मैं आपको बताऊं कि उस दिन बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषण हिंदी की उन्नति पर होना था और वह भाषण अपने आप में हिंदी की यात्रा को जानने और समझने के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। उस भाषण की एक खासियत ये भी थी कि वह भाषण पूरा का पूरा, अगर मेरी जानकारी सही है, तो पद्य में दिया गया था। यानी 98 दोहों की मदद से बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस दिन हिंदी की दशा और दिशा को तय कर दिया और आप सब उन पंक्तियों को रोज
गाहे बगाहे हर हिंदी दिवस पर उन पंक्तियों का जिक्र जरूर होता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अलीगढ़ के सभागार में सन 1877 में कहा गया यह वक्तव्य, बताया गया यह दोहा, आप सोचिए कि बाबू भारतेंदु ने भाषा की ताकत कितनी है कि बाबू भारतेंदु ने अपना पूरा भाषण पद्य में दिया। और हम सब इस पंक्ति को तो जानते हैं, लेकिन इस पंक्ति का महत्व, सबसे ज्यादा महत्व इस बात को लेकर है कि उन्होंने बाकी भाषाओं पर भी और भारत की विविधता में एकता को स्थापित करने वाली इस भाषा को भी व्याख्यायित किया उस दिन, और सब कुछ कविता में और खड़ी बोली हिंदी में। उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी को धकियाया नहीं, बल्कि बड़े बौद्धिक ढंग से उसके महत्व को बताकर और फिर अंत में एक पंक्ति कही साथ में कि यह सब भाषा काम की, जबलों बाहर बास, यह सब भाषा काम की, जबलों बाहर बास, घर भीतर नहीं कर सकत इनसों बुद्धि प्रकाश। यानी ये सारी भाषाएं हैं तो उपयोगी, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी जो निज भाषा है, उससे बुद्धि प्रकाशित नहीं हो सकती। और यकीन मानिए कि इस बुद्धि के प्रकाशित होने से ही आगे की सारी घटनाएं, चाहे वह राजनीतिक घटना हो या सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की घटना हो, संभव हो पाई हमारे देश में। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का यह वक्तव्य, यह भाषण जो है, इसने यह लगभग तय कर दिया उस दिन कि एक नए बनते राष्ट्र के साथ एक नई भाषा कैसे जुड़ेगी और वह आगे की यात्रा कैसे करने वाली है। मित्रों, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सारी यात्राओं को हम पार कर चुके हैं। हिंदी 14 सितंबर 1949 को तेलुगु से लोकतांत्रिक तरीके से एक वोट से जीतकर राजभाषा बन गई। वह राष्ट्रभाषा भी स्वीकृत हो गई और हिंदी की यात्रा लगातार सुखद और सौभाग्यशाली ढंग से चलती चली जा रही। अब हम इस पड़ाव पर हैं जहां ये मायने नहीं रखता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या नहीं है, बल्कि अब हम हिंदी भाषा के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाशने में जुड़ रहे हैं। नई संभावनाएं बाजार, मीडिया और वैश्विक समाज से संबंधित है, यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यह हमारी अस्मिता से संबंधित है। इसलिए इस व्याख्यान माला का विषय हिंदी नई संभावनाओं से संबंधित रखा गया है। हिंदी की जो नई संभावनाएं हैं उसको उत्खनन करने की कोशिश की जाएगी इसमें, और प्रोफेसर अनिल राय से बेहतर वक्ता और इसके लिए कौन हो सकता था, जो स्वयं हिंदी की नई संभावनाओं को ढूंढने और बताने में लगातार कार्यरत रहे हैं। मैं इनके औपचारिक परिचय की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर अनिल राय हमारे अपने हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य परंपरा में ही नहीं बल्कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में और विदेशों के भी विश्वविद्यालयों में इनका परिचय सबको मालूम है। वर्तमान में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर तो कार्यरत हैं ही, साथ ही साथ इन्होंने अनेक प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। लगातार कई कॉलेज की प्रबंधन समितियों की अध्यक्षता कर चुके प्रोफेसर अनिल राय यूजीसी द्वारा बनाई गई अनेक अकादमिक समितियों में भी अपना योगदान देते रहे हैं। हिंदी भाषा और संस्कृति के संवर्धन हेतु भी भारत सरकार की तरफ से बनाई गई कई समितियों में ही नहीं,
बल्कि विदेश में भी इन्होंने प्रोफेसर के पद को और अपनी भाषा और संस्कृति को सुशोभित किया है। ये 1912 से 14 के बीच लगभग 2.5 वर्ष चीन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया है, और जिसमें भारत सरकार के द्वारा बनाए गए पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप प्रशासनिक सेवा कहते हैं, उनमें भी ये चयन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते रहते हैं। उन सब का उल्लेख करना यहाँ अच्छा भी नहीं होगा और लंबी सूची है, इसलिए संभव नहीं है। लेकिन प्रोफेसर अनिल राय जिसके लिए जाने जाते हैं वह है उनकी अकादमिक क्षमता, उनकी साहित्यिक क्षमता। सहृदय कवि, कहानीकार, गंभीर आलोचक और लेखक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर अनिल राय की 7 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका काम सच पूछिए तो वैसे तो पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य तक है, लेकिन आदिकालीन साहित्य और मध्यकालीन साहित्य में इनका मन, मुझे ऐसा लगा, ज्यादा रमता है। इनकी 7 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई हैं। मैं पुस्तकों के नाम यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा आपके सामने। निर्गुण काव्य में नारी, एक इनकी दूसरी पुस्तक है आदिकालीन हिंदी साहित्य अध्ययन की दिशाएं। एक वाणी प्रकाशन से निर्मला जैन और नामवर सिंह के देखरेख में निकलने वाली एक श्रृंखला थी, निबंधों की दुनिया। अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये साहित्य आलोचना के क्षेत्र में, साहित्य आलोचकों के लिए और पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए। उस निबंधों की दुनिया श्रृंखला में इन्होंने शिवपूजन सहाय नामक श्रृंखला को इन्होंने ही संपादित किया है, उसकी भूमिका लिखी है। और 2020 में एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक और बहुत ही तार्किक पुस्तक इनकी आई है, उसका जिक्र मैं जरूर यहाँ करना चाहूंगा आप सबके सामने। स्त्री के हक में कबीर। मित्रों, कबीर के बारे में आलोचना जगत और साहित्य जगत में सामान्य रूप से यह प्रचलित है कि कबीर नारी को माया कहकर और माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोरे अब बोले मधुरी बानी, या नाई की झाई पड़त अंधो होत भुजंग। नाई की परछाई से ही भुजंग भी अंधे हो जाते हैं, सर्प भी अंधे हो जाते हैं। ऐसे वाक्यों के रचयिता कबीर को अपने आलोचनात्मक तर्क से इन्होंने बताया है कि कबीर स्त्री के हक में है, उसके सामाजिक जो उसकी सामाजिक स्थिति है वह कबीर की वजह से नहीं है, कबीर तो उसके पक्ष में खड़े हैं। ऐसा आलोचनात्मक तर्क इस पुस्तक में है, स्त्री के हक में कबीर। मुझे लगता है कि हम सबको जरूर इसको पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत उत्तेजक तर्क दिए हैं प्रोफेसर अनिल राय ने। पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर भी इनकी एक पुस्तक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, कुछ सिद्धांत कुछ वाद। इसके अतिरिक्त तो नहीं कहना चाहिए, ये जो चीन प्रवास इनका रहा, पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के ये ज्ञाता हैं, सांस्कृतिक ज्ञाता हैं, और अपने चीन प्रवास से मिले अनुभवों को भी इन्होंने 2 पुस्तकों में स्थान दिया है। एक पुस्तक है इनकी चीनी लोक कथाएं, और दूसरी जो 2020 में ही प्रकाशित हुई है, माओ के देश में। ये 7 पुस्तकें हैं और पता नहीं कितनी पुस्तकें अभी आनी हैं। हम सब भविष्य के प्रकाशन के लिए मुखातिब हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कहूं कि कम से कम हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और शोध पत्रों में 100 से ज्यादा इनके लेख आ चुके हैं।
लोकल संस्कृति एवं ग्लोबल संस्कृति को एक साथ अपने लालित्यपूर्ण भाषा से रोज पत्र पत्रिकाओं में संप्रेषित करने वाले प्रोफेसर अनिल राय की रचनात्मकता का क्षेत्र केवल सांस्कृतिक ही नहीं है, बल्कि भारत और चीन के संबंध, सांस्कृतिक संबंधों जैसे विषयों पर भी इन्होंने खूब लिखा है। गांधी के नैतिक मूल्यों पर भी अनेक पत्र, जनसत्ता जैसे गंभीर विचार विमर्श वाले समाचार पत्र में लगातार इनके लेख आते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी आते रहेंगे। मित्रों, मैंने जैसा आपसे कहा कि इनके परिचय को पूरे में बता पाना संभव नहीं है और जितना काम इन्होंने किया है अपने और आगे करने वाले हैं, तो लेकिन एक बात हम सब के लिए बहुत मौजू है यहाँ कि देश विदेश में लगातार घूम घूम कर व्याख्यान देने वाले और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संस्कृति को समझने वाले प्रोफेसर अनिल राय अपने छात्रों के बीच भी उतने ही लोकप्रिय हैं और इनकी लोकप्रियता की वजह मुझे जितनी पता चली है एक शिक्षक के ही रूप में, जितना मैं जान पाया हूँ, जो मुझे अंदाजा है कि उन छात्रों के बीच भी अपने इसी संवादपरक शैली और अपने भाषाई लालित्य और सांस्कृतिक बोध की वजह से ये लोकप्रिय हैं। हिंदी भाषा की उन्नति या हिंदी भाषा की संभावनाओं पर बोलने के लिए, इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि इनसे बेहतर अभी हमारे पास कोई नहीं दिख रहा था, इसीलिए इन्हें हमने आमंत्रित किया है और प्रोफेसर अनिल राय हिंदी की नई संभावनाओं और विदेश में अपने अनुभव को जरूर आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। मैं फिर से प्रोफेसर अनिल राय का सम्मान करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आएं और हम सब से अपना संवाद स्थापित करें। सर, सम्मान है, नमस्कार है, आगमन हो। प्रोफेसर अनिल राय। सर, आवाज आ रही है मेरी? सर, आवाज आ रही है मेरी? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। कब? अभी नहीं आ रही है? अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, आ गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजहंस जी, आपने बहुत विस्तृत परिचय मेरा दिया है और काफी कुछ मेरे बारे में बता दिया आपने और इतना लंबा चौड़ा बताया है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई होंगी मुझसे। मुझे मालूम नहीं कि मैं उसके योग्य हूं कि नहीं हूं, लेकिन आपने इतना बता दिया है कि जब वक्ता के बारे में इतना ज्यादा बता दिया जाए तो उससे अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ जाती है। खैर सर, कम बताया है, जितना आपने किया है उससे बहुत कम बताया है हमने। चलिए, धन्यवाद आपका। इस आभासी मंच पर विद्यमान अभी आपके प्राचार्य प्रोफेसर संजीव तिवारी जी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो पार्श्व में जरूर कहीं होंगे, तो इसलिए मैं उनको याद करता हूं। विभाग के प्रभारी प्रोफेसर शंकर जी, इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर राजहंस जी और इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए कोशिश करने वाले डॉक्टर TN ओझा जी, जिन लोगों को मैं इस कॉलेज में जानता हूं उनमें डॉक्टर शशि, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर आभा शर्मा और श्यामलाल कॉलेज सांध के डॉक्टर अमित जी साक्षात दिख रहे हैं और इस आभासी मंच पर विद्यमान प्रिय छात्र छात्राओं,
हिंदी के बारे में और हिंदी के महत्व को लेकर के एक बड़ी सदी हुई प्रस्तावना अभी राजहंस ने प्रस्तुत की है, जिसमें भारतेंदु के उस दोहे को याद किया उन्होंने, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हियो को सूल। मित्रों, ये सच्चाई है और कोई भी देश जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं करता है तब तक वह अपनी उन्नति नहीं कर सकता। ये बहुत गलतफहमी है कि अंग्रेजी ही वह ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ज्ञान विज्ञान का साहित्य है, ज्ञान विज्ञान की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ सकते हैं, ये हमारा भ्रम है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जो हिंदी की जो वैश्विक स्थिति है उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा जो करीबी देश है, वो पड़ोसी देश है चीन, वो सबसे बड़ा उदाहरण इसका है। मैं 2.5 वर्ष तक, जैसा कि बताया राजहंस जी ने, कि मैं वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर था और मैंने ये महसूस किया कि भाषा की उन्नति से देश की कैसे उन्नति होती है। चीन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वहाँ 2 बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, चीन का पीकिंग विश्वविद्यालय और छिंगुआ विश्वविद्यालय। और ये भी बड़ा विचित्र संयोग है कि वहाँ का राष्ट्रपति कभी पीकिंग विश्वविद्यालय से होता है तो उसका प्रधानमंत्री छिंगुआ विश्वविद्यालय से होता है। ये 2 बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं और दोनों का जो परिसर है लगभग 9 किलोमीटर में है। और एक दिन मैं घूमते घूमते शाम को पीकिंग विश्वविद्यालय के सामने जो विश्वविद्यालय है छिंगुआ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और तकनीक का विश्वविद्यालय है बेसिकली, उसमें मैं गया और मैंने एक छात्र से बात की तो पता चला कि वो एमटेक का छात्र है। अब चूंकि हमें चाइनीज तो आती नहीं थी, तो इसलिए संपर्क भाषा के रूप में स्वाभाविक है कि अंग्रेजी में बात करनी पड़ी। और मैंने उस विद्यार्थी से बात जब की तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग अध्ययन अध्यापन किस भाषा में करते हैं। तो उसका कहना था कि हमारे यहाँ विज्ञान और तकनीक से संबंधित सारी पुस्तकें, सारा ज्ञान हमारी भाषा में है। ऐसा क्या है कि चीन के लोग, वहाँ की सरकार अगर अपना सारा काम प्रशासनिक से लेकर के और अभिव्यक्ति तक का चीनी भाषा में, मैंड्रीन में कर सकते हैं, तो हम लोग हिंदी भाषा में काम क्यों नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत दुर्भाग्य रहा हमारे देश का। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण हैं, कुछ धार्मिक कारण हैं। मैं उन कारणों के विस्तार में नहीं जाऊंगा,
क्योंकि हमारा देश बहुभाषी देश है, बहुसंस्कृति या सांस्कृतिक बहुलता का देश है, और ऐसे देश में एक कोई भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्थापित की जा सकती। ये जो सांस्कृतिक बहुलता है, ये हमारे देश की बहुत खूबसूरत बात है। और जो हमारी हिंदी भाषा है, जिसमें हम उन्नति की बात कर रहे हैं, उसकी भी ये खूबसूरती है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक भाषा अगर कोई है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, तो वो हिंदी ही है। ये और बात है कि जानकारी के अभाव में आप चाहे दक्षिण में जाए, चाहे आप पूर्व में जाए, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां टूटी फूटी, भ्रष्ट कह लीजिए या उसको जो भी नाम दीजिए, उसमें कोई बात न करता हो। तो पूरे देश को जोड़ने के लिए अगर कोई भाषा हमारे पास है तो वो हिंदी ही है। लेकिन इस हिंदी को कार्यालयी हिंदी से जो जोड़ दिया गया, उससे इसकी सीमाएं एक तरह से निश्चित हो गई और एक ऐसी हिंदी बनाई गई जो कभी कभी हमारे जैसे लोगों की भी समझ में नहीं आती है। उस हिंदी से हम देश का कितना भला कर सकते हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है। याद कीजिए महात्मा गांधी को भी कि वो हिंदुस्तानी के समर्थक थे। हिंदुस्तानी का मतलब वह भाषा जो जनता बोलती है। और मित्रों, जनता की भाषा ही किसी देश को जीवित रख सकती है। वही देश की असली भाषा हो सकती है। आप याद कीजिए कि संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा थी, लेकिन अब देश में और देश से भी बाहर निकल के दुनिया में देखें कि उसके कितने प्रयोक्ता हैं, कितने लोग उसका व्यवहार करते हैं और कितने लोग उसे अपनाते हैं। कबीर ने यूं ही नहीं कहा था, संस्कृत है कूपजल भाषा बहता नीर। कूपजल इसलिए है कि वो एक बृहत्तर समाज से, बृहत्तर दुनिया से नहीं जुड़ी है। ठीक है, उसका साहित्य बहुत समृद्ध है, उसका व्याकरण बहुत समृद्ध है, उसमें ज्ञान विज्ञान भी है, उसमें जीवन की बहुत सी चीजें हैं। और केवल एक ग्रंथ ऐसा है महाभारत, उसका अगर पारायण आप कर लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया में प्राप्त हो सकता है और वो हमारे यहाँ नहीं मिल सकता। इसी को लक्ष्य करके व्यास तो महाभारतकार थे, उन्हें कहा था यन्न भारते तन्न भारते। जो कुछ भी इस महाभारत में है वो दुनिया में है, और जो इस महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। और तो और छोड़ दीजिए, एक हिंदी की जो रचना है
जो अवधि में है, बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस, उनका मानस में स्वयं तुलसी ने कहा कि इधर उधर से और यहां तक कि क्वचित अन्यतो अपि, कुछ कुछ और जगहों से भी मधुकरी की तरह वो जोड़ जाड़ करके ले आए हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप न प्राप्त कर सकें। सारी दुनिया उसको बड़ी प्रेम के साथ उसका पारायण करती है, पूरी दुनिया में उसका एक तरह से लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं। हिंदी को लेकर के बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। 160 से भी ज्यादा देशों में इस समय हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है, और विश्व के 600 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो 600 विश्वविद्यालयों में दुनिया के हिंदी जो पढ़ाई जा रही है, क्या कारण है, क्यों पढ़ाई जा रही है? 2 कारण है इसके। पहला कारण तो ये सारे देश भारत को समझना चाहते हैं, हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं। और मित्रों, भाषा केवल व्यवहार की चीज नहीं होती है, केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती है। भाषा में उस देश की संस्कृति होती है, उसका कल्चर होता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई भी बिना हिंदी समझे क्या हिंदुस्तान को समझ सकता है? इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदी का मतलब क्या? हिंदी का मतलब कोई हिंदी भाषा नहीं है। हिंदी का मतलब यहाँ हिंदुस्तान के लोगों से है, और बहुसंख्यक भारतीय समाज जिस भाषा का प्रयोग करता है वह हिंदी है। इसलिए हिंदी को समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता। अनेक जगहों पर मुझे कम से कम भारत से बाहर 5-6 देशों में जाने का अनुभव प्राप्त हुआ, और संयोग से वहाँ अगर कोई हिंदी के प्रति लगाव रखने वाला मिल जाता है, कोई विद्यार्थी मिल जाता है, मैं उनसे पहली बार यही पूछता हूँ कि आप लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं, हिंदी क्यों सीखते हैं? तो उनका पहला उत्तर होता है कि हम भारत को समझना चाहते हैं। तो उनको मालूम है कि अगर भारत को समझना है तो पहले हिंदी सीखो, हिंदी को समझो, हिंदी की जो संस्कृति है उसको सीखो। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो हिंदी जाति की अवधारणा दी है। वही हिंदी है जो इकबाल कहते हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए इस हिंदुस्तान को समझने के लिए हिंदी को समझना, हिंदी को जानना जरूरी है। एक जर्मन विद्वान है, मैं अक्सर कोट करता हूं उनको, प्रोफेसर लोथार लोत्से। वे कहा करते थे कि हिंदी को जाने बिना हम करोड़ों भारतीयों के दिल को और भारत को नहीं समझ सकते। ये एक विदेशी विद्वान जो हिंदी के प्रति समर्पित है। और मित्रों, आप सब सुविज्ञ हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ इस मंच से विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं तो हिंदी है, उन्हें मालूम है कि हिंदी का पहला इतिहास
एक फ्रेंच विद्वान ने लिखा था। गारसा दतासी फ्रांस में हिंदुस्तानी और उर्दू के प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, और 1852 में उन्होंने एक बहुत विशद कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया था उर्दू और हिंदी पर, जिसमें उन्होंने उर्दू और हिंदी के संबंधों पर विचार किया था। लेकिन चूंकि अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज्य करो, तो अंग्रेजों से वो भी प्रभावित हुए और बाद में वे उर्दू के समर्थक हो गए। हालांकि मेरे जैसे हिंदी के विद्यार्थी उर्दू और हिंदी को अलग नहीं मानते, केवल लिपि का फर्क है। भाषा की जो संरचना है, भाषा की जो संस्कृति है, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, हमारी जो सामासिक संस्कृति है, उस सामासिक संस्कृति की वाहिका ये दोनों बहनें हैं। इसलिए मैं दोनों में विरोध नहीं मानता हूं, लेकिन निहित स्वार्थ लोगों ने एक को हिंदुओं की भाषा बना दिया और दूसरे को मुसलमानों की भाषा बना दिया। ये भाषा का और देश का दुर्भाग्य है। मित्रों, ये जो हिंदी है ये पूरी दुनिया में आज फैली हुई है। मेरे बहुत से मित्र हैं और आप लोग भी उनकी किताबें पढ़ते हैं। मैं दो का अक्सर रेफरेंस देता हूं। एक SOAS यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज की प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी, जो मेरे मित्र हैं और अक्सर उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द हिंदी पब्लिक स्फीयर, हिंदी का लोकवृत्त, जिसका अनुवाद नीलाभ ने किया। और भी उन्होंने काम किया है और इस समय वो अवध का जो किसान समाज है, जो हिंदी से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उस पर वो शोध कार्य कर रहे हैं। दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर इमरे बंगा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जिन्होंने घनानंद पर PhD किया है। थोड़ा सा मैं जो हिंदी की वैश्विक स्थिति है उस पर प्रकाश डालूंगा। इसके बाद फिर मैं अन्य जो उसके डिसिप्लिन्स है, जो उसके अनुशासन है, उन अनुशासनों में हिंदी का क्या रूप है, उस पर आप उनसे बातचीत करूंगा। तो पूरा चीन के 8 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और भारत सरकार के सांस्कृतिक संबंध परिषद की लगभग 6 चेयर्स थी, जो 2 अब हटा ली गई है, लेकिन 4 चेयर्स ऐसी हैं जिन पर अभी भी भारतीय विद्वान जा करके वहाँ पर भारतीय संस्कृति और भारत की जो भाषा हिंदी है उसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्यजनक लगा कि चीन में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जिसकी रचना वहाँ पर विद्यमान न हो। और तो और मुझे जो पुराने हिंदी के विद्वान हैं, हिंदी के जो साहित्यकार हैं, उनकी बहुत सी रचनाओं के जो खुद हस्ताक्षर करके प्रतियां हैं वहाँ देखने को मिली। और मुझे यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो महादेव वर्मा हों, चाहे अन्य विद्वान हैं, वे लोग अगर कभी या कुछ विद्वान वहाँ के आए तो उनको अपनी रचनाएं देते थे और वो ले जा करके अपनी लाइब्रेरी में, वो अपने यहाँ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित रख देते थे।
पीकिंग विश्वविद्यालय के ही जो दक्षिण एशिया अध्ययन विभाग है उसकी भी लाइब्रेरी बहुत समृद्ध है, और संयोग से मुझे कबीर पर कुछ लिखना था और मैं वहाँ एक किताब ढूंढ रहा था, और खोजते खोजते मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, उसका पहला संस्करण 1940 में आया था, और उस संस्करण में आचार्य द्विवेदी ने कई जगह संशोधन किए थे, और संयोग से एक कृष्ण किंकर सिन्हा जो पहले इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत अध्ययन के क्षेत्र में चीन की पीकिंग विश्वविद्यालय में गए 1949 के आसपास, वे द्विवेदी जी की वो पुस्तक लेकर के चले गए। वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में चीना भवन है जिसकी स्थापना टैगोर ने की थी, और उस चीना भवन में हिंदी पढ़ाते थे सिन्हा साहब, और उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरह से बंगालियों को हिंदी पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्त हुए थे। वह पुस्तक जिसमें उन्होंने अनेक जगह संशोधन किए थे, और उसके पहले पन्ने पर लिखा था संशोध्यमान प्रति, वह प्रति सिन्हा साहब लेकर के चले गए चीन, और वो द्विवेदी जी भी भूल गए कि वो पुस्तक कहाँ है, और खोजते खोजते 2013 में मुझे वो पुस्तक मिली। धूल खा रही थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादातर विद्यार्थी समय बचाने के लिए इस तरह से किताबें नहीं ढूंढते, सीधे कैटलॉग से देखा या कंप्यूटर पर देखा और किताब वहाँ पर आके उनको मिल जाती है। लेकिन मेरी आदत है कि जाकर के मैं स्टैक में ढूंढता हूँ, तो एक किताब देखने के चक्कर में और भी चीज़ें मिल जाती हैं। संयोग से वो किताब मुझे मिली, और देख के मैं दंग था कि उस किताब में जगह जगह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संशोधन किए थे। वह पुस्तक में ला तो नहीं सकता था, क्योंकि उस विश्वविद्यालय की वो जागीर है एक तरह से, लेकिन मैंने वहाँ पर जो हमारे काउंटर पार्ट थे, डायरेक्टर थे साउथ एशियन स्टडीज़ के, मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि क्या ये पुस्तक मैं भारत ले आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किताब तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हम आपको उसकी पूरी प्रति फोटो करा करके दे देंगे, और आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स ले लीजिए जहाँ जहाँ उनमें संशोधन किया हुआ है। खैर उन्होंने पूरी पुस्तक मुझे फोटो कॉपी करा के दी, और मैं ले करके आया, और मैंने अपने गुरु जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत प्रिय शिष्यों में से हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, उनको मैंने किताब दिखाई। वो दांतों तले उंगली दबाने लगे, बोले कि ये तो बहुत अद्भुत चीज लाए हो वहां से। मैंने बताया कि सर ये द्विवेदी जी के ही उनकी हस्तलिपि है ना। उनका बिल्कुल पंडित जी की ये राइटिंग है, और उन्होंने जगह जगह संशोधन किया है, यहाँ तक कि पुस्तक के अंत में उन्होंने पूरा कुंडलिनी के सहस्रार चक्र का चित्र बनाया है। तो वो पुस्तक मैंने अभी बात की है, और अब पता नहीं कितने उसके संशोधित संस्करण आ चुके हैं कहने के लिए, लेकिन वो संशोधित नहीं हुई है। और राजकमल प्रकाशन के जो मालिक हैं अशोक माहेश्वरी जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये किताब मुझे आप दे दीजिए, और अगला संस्करण जब आएगा तो उसका वास्तव में संशोधित संस्करण आएगा। तो ऐसी बहुत सी हमारी जो बहुमूल्य धरोहरें हैं, आप देखेंगे कि विदेश के विश्वविद्यालयों में है। मेरे एक अध्यापक डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा, अब तो खैर वो उनका देहांत हो गया, वो जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे। हमारे जो प्रोफेसर पालीवाल जी थे उनके बाद वो गए थे, और उनसे सूचना मिली कि गोदान की जो मूल प्रति है, हस्तलिखित जो प्रति है जो प्रेमचंद ने लिखी थी, वो जापान के उस टोक्यो विश्वविद्यालय में है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे चीन में भी इतने बौद्ध ग्रंथ हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है। और अगर वास्तव में देखें कि बौद्ध जो संस्कृति है और बौद्ध साहित्य जो है, वो तो चीन और जापान में
सुरक्षित है। मंदिर अगर कहीं है तो मंदिर के नाम पर केवल बौद्ध मंदिर है, एक कोई हिंदू मंदिर वहाँ आपको, मस्जिद तो खैर है ही नहीं, लेकिन अगर मंदिर के नाम पर कुछ है तो वहाँ पर पगोड़ा है, और पूरा का पूरा चीन जो है बौद्ध संस्कृति में रचा बचा है। लेकिन हम लोग उससे अपरिचित हैं। तो यह जो मैंने लगाव देखा कि वो अपनी भाषा के प्रति तो उनका लगाव है ही, जो कुछ वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं उसके प्रति भी वे लगाव रखे हुए हैं। तो चीन में देखेंगे कि आप, मैंने जैसा कि बताया कि 8 से 9 विश्वविद्यालयों में वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, और एक बहुत बड़ा मीडिया वहाँ पर है, रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। वो भारत की 2 भाषाओं में अपना प्रसारण करता है, तमिल में और हिंदी में। तो चीन के बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ आते हैं, आकर के यहाँ अध्ययन करते हैं, चाहे वो केंद्रीय हिंदी संस्थान में करते हैं या जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय उसमें करते हैं, कुछ छटक करके हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि चूंकि वहाँ हिंदी शब्द जुड़ा हुआ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहाँ वो समझते हैं कि शायद बेहतर पढ़ाई होती है, इसलिए वहाँ उनका आकर्षण बना हुआ है और वहाँ जाने की वो कोशिश करते हैं। ऐसे पूरे आप देखेंगे कि जितने भी इधर चीन के, जापान के, कोरिया के जो विद्यार्थी हैं, कोरिया में भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और वहाँ जो प्रोफेसर किम है वो हिंदी के प्रति बड़ी समर्पित है, और जब भी वो कहीं मिलती है तो बड़ी आंतरिकता के साथ वो हिंदी को याद करती हैं। एक और प्रोफेसर है जो इंडियाना यूनिवर्सिटी में है, वो भी प्रोफेसर किम है, जो हमारे गुरुदेव कृष्णनाथ त्रिपाठी जी की शिष्या है, और उन पर उन्होंने मुझे याद आ रहा है कि गुरु जी की खेती बाड़ी में किम पर भी उन्होंने एक आर्टिकल, एक लेख उन्होंने लिखा था। तो ये जो पूरा परिदृश्य है, आप एशिया को लेकर के यूरोप तक को लेकर, और ये परिदृश्य आज से नहीं बहुत पहले से आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ के विद्वान हमारे साहित्य पर काम करते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे विद्वान विदेश में गए जो वहाँ के विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, बीए के हमारे सीनियर थे अमित जोशी, इस समय नॉर्वे में है, और बहुत से हिंदी के ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, शरदालोक जी हैं। इसी तरह से तेजन शर्मा तो आप जानते ही हैं कि वो इंग्लैंड में वहाँ के मूल बाशिंदे हो गए हैं, और वो कहानियाँ लिखते हैं, और बड़ी उसके साथ बड़ी कमिटमेंट के साथ वो हिंदी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से येल यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। येल यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग बहुत समृद्ध है, और वहाँ आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ करके प्रोफेसर स्वप्ना शर्मा गई हैं, जिन्होंने भक्ति डिक्शनरी संपादित किया है 2 भागों में, जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अभी 2 साल पहले मुझे वो पुर्तगाल में मिली थी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, और संयोग से मैं जिस सत्र में वक्ता था उसमें वो उनका भी भाषण था। और इन लोगों को देख करके लगता है कि ये लोग विदेश में इस तरह से हिंदी की जो पताका है वो हमारे भारतीय लोग भी फहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पूर्वज गए पानी के जहाज पर बैठ करके और सुनहरा स्वप्न लेकर के, उनकी जो संततियां हैं वो किस तरह से हिंदी का विकास कर रही हैं। समूचा जो प्रवासी भारतीय साहित्य है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि उसको भी हिंदी की मुख्य धारा में जब हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा जाए तो उस पर भी बहुत शिद्दत के साथ विचार करने की आवश्यकता है। वह जो साहित्य है मुझे लगता है कि उस पर अब तो शोध कार्य भी हो रहा है,
लेकिन इतिहास में उस तरह से वो दर्ज नहीं हुआ है। तो उसकी तरफ भी ध्यान जाना जरूरी है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी भारतीय भी वहाँ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं। पोलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, चेकोस्लोवाकिया है, बेल्जियम का हिंदी विभाग बहुत समृद्ध है। और आप जानते हैं कि हमारे हिंदी में हम बेल्जियम के मूल बेल्जियम वासी जो थे फादर कामिल बुल्के, उनका जो शोध ग्रंथ है रामकथा पर, अद्भुत, जिन्होंने डिफिल किया था रामकथा पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और वो अपने समय का एक बहुत ही लैंडमार्क काम है। उस तरह का काम अगर आगे किसी ने किया तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। रूसी विद्वान वारानिको ने रामचरितमानस की रूसी भूमिका नाम से पुस्तक लिखी और उन्होंने रूसी में उसका रामचरितमानस का अनुवाद किया। हालांकि रामचरितमानस का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और चीन के भी बहुत से विद्वानों ने उन पर काम किया। कबीर का अनुवाद किया, सूरसागर का अनुवाद किया, भागवत गीता का अनुवाद चाइनीज में हो रहा। और भारत सरकार ने बाकायदे एक अभी जो हमारा जो तनाव हो गया था उससे पहले बाकायदे एक संधि हुई थी और उसमें भारत के और चीन के जो बहुत आकर ग्रंथ हैं उनका अनुवाद दोनों देश कर रहे हैं, दोनों देशों के विद्वान मिलकर कर रहे हैं। अभी वो काम बहुत उस प्रकाश में भी आ गया है और बहुत कुछ अभी होना भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंग्लैंड में भी बहुत से ऐसे विद्वान थे। रूस में जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेसर वारानिको थे और बहुत बड़े एक लिंग्विस्ट थे, भाषावैज्ञानिक थे और ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान थे, जालमन देमशीत्स का जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा विज्ञान के विद्वानों के बीच में बहुत आदर प्राप्त है उसको। इसी तरह से प्रोफेसर आर.एस. मैग्रेगर हैं जिन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और व्याकरण की जो किताब लिखी उन्होंने दुनिया के अधिकांश देशों में उसको रेफरेंस बुक के तौर पर देखा जाता है। बहुत पहले हमारे देश में भी अंग्रेजी माध्यम से हिंदी का जो ग्रामर लिखा था डॉक्टर आरेंद्र शर्मा ने, वह भी बहुत प्रसिद्धि पा चुका है। और अभी भी जिनको ये जो कार्यालयीन हिंदी समझ में नहीं आती है वो डॉक्टर आरेंद्र शर्मा का जो अंग्रेजी में लिखा हिंदी व्याकरण है, तो द बेसिक ग्रामर ऑफ हिंदी, वो पढ़ते हैं। ग्रियर्सन का नाम आप सब लोग जानते हैं कि भारत का भाषा सर्वेक्षण जो किया था उन्होंने, वो आज तक लैंडमार्क बना हुआ है। उसके बाद भाषा सर्वेक्षण ही नहीं हुए। 2009 में व्यक्तिगत तौर पर जयंतीलाल भटनागर ने काम किया था और उन्होंने एक लैंग्वेज सर्वे किया था जिसमें हिंदी के लिए बड़ी शुभ सूचना है। और उसमें ये कहा गया था कि ये जो हिंदी है ये 50 साल बाद उपयोग की दृष्टि से अंग्रेजी को पीछे छोड़ी। यह सब कैसे संभव हो रहा है? ऐसे संभव हो सकता है कि अंग्रेजी को पीछे छोड़े। इसका कारण ये है कि हिंदी का भाषाई सामर्थ्य है, उसकी समृद्धि है, उसकी विविधता है, उसका जो विस्तार है, उसके भीतर जो जीवंतता है, और सबसे बड़ी बात कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। ऐसी दुनिया की कोई भाषा नहीं है जिसकी लिपि, स्क्रिप्ट इतनी वैज्ञानिक हो। आप अंग्रेजी को देखिए, हम लिखते कुछ हैं, उच्चारण कुछ करते हैं। BUT बट होता है लेकिन PUT पुट होता है।
और अब तो जो भाषाओं का वर्चस्व हो रहा है भूमंडलीकरण के बाद, भूमंडलीकरण केवल आर्थिक संरचना नहीं है, वो भाषा और संस्कृति पर भी उसके वर्चस्व का भी एक उसकी राजनीति दिखती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि अमेरिका की जो अंग्रेजी है वो अलग है और इंग्लैंड की जो अंग्रेजी है वो अलग है। दोनों के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो हिंदी चूंकि वैज्ञानिक भाषा है और सबसे बड़ी बात की समावेशी है, इंक्लूसिव लैंग्वेज है, भाषा वही चल सकती है जो फ्लेक्सिबल हो, जो लचीली हो और जो समय की नब्ज को पकड़ सके। हिंदी ने हमेशा से समय की नब्ज को पकड़ा है। यह प्राचीन काल से ही बाजार की भाषा रही है। हिंदी का मतलब वो तमाम जो प्रांतीय भाषाएं हैं या हिंदी की जो तमाम बोलियां हैं, उन तमाम बोलियों को छोड़ करके आप हिंदी का जो स्वरूप है वह निर्मित नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हिंदी की तमाम बोलियां हैं वे हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। आप कल्पना करें, क्या भोजपुरी के बिना हिंदी का अस्तित्व हो सकता है? आप मगही के बिना हिंदी का अस्तित्व देख सकते हैं? आप मैथिली के बिना हिंदी का अस्तित्व देख सकते हैं? आप गढ़वाली के बिना हिंदी का अस्तित्व देख सकते हैं? हिंदी के कितने रंग हैं आप केवल हिंदी पट्टी में देख सकते हैं। भोजपुरी के ही कितने रूप हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। और भाषा के रूप बदलते रहते हैं। बनारस और मिर्जापुर की भोजपुरी में कितना फर्क है, बलिया और गाजीपुर की भोजपुरी में कितना फर्क है, पटना और आरा और बक्सर की भोजपुरी में कितना फर्क है, आप देख सकते हैं। यह जो भाषा का जो वैविध्य है ये हिंदी की बहुत बड़ी ताकत भी है, बल्कि अंग्रेजी में वो ताकत नहीं है। मैं एक स्वतंत्रता इसमें 14 सितंबर पर मुझे किसी ने एक कविता भेजी थी, वो याद नहीं है कहाँ, मैं देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो बताता हूँ आपको उस कविता के माध्यम से कि ये हिंदी का रंग है और ये हिंदी का रूप है, ये उसका वैविध्य है। 2 संदेश आए थे और दोनों संदेश सोचने के लिए बातें करते हैं। उससे हिंदी के कितने रंग हो सकते हैं, उन रंगों के जो शेड्स हैं वे कितने हो सकते हैं, उससे पता चलता है। पहला था, जिस देश में गाड़ी पर हिंदी में नंबर लिखने से चालान हो, जहां 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं, जहां हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है, एवं जिस देश की अदालत में न्याय के लिए बहस हिंदी में नहीं सुनी जाती, उस देश के देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी भाषा का प्रवेश नहीं हो रहा है। खास करके जो न्याय का क्षेत्र है, आप देखेंगे कि वहां तो आम आदमी है, वैसे ही कानून की भाषा इतनी उलझी हुई है, इतनी जटिल है, इतनी टेक्निकल है, पढ़े लिखे लोग, इंक्लूडिंग मतलब हम लोगों को भी शामिल किया जा सकता है उसमें, कि हम लोग उसकी जो भाषा का जो तेवर है, जो उसकी संरचना है, उसके जो कहन है, उसको कैसे समझ सकते हैं। और जब वहां हिंदी में बात ही न हो, खाली ये समझा दिया जाए कि तुम्हें ये कहना है, तो आप न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हैं।
दूसरा जो संदर्भ है वो कविता में है, हिंदी नायाब है, छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धंस जाए तो पैर, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़ो तो पद, प्रभु के हो तो पद चिन्ह, बाप की हो तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी। ये हिंदी में है और अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में सिर्फ लेग है। ये हिंदी की ताकत है। शब्द भंडार की अगर दृष्टि देखें, दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका शब्द भंडार इतना समृद्ध है। हमारे पास 25 लाख से भी ज्यादा शब्द हैं। इतना समृद्ध भंडार और किसी भाषा की नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग रो रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है, और जो शब्द बने हैं हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा डॉक्टर रघुवीर ने बहुत बड़ा काम किया था पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के क्षेत्र में, और ये जो 15 वर्ष का समय दिया गया था, तब हिंदी नई चाल में ढल करके उस लायक हो जाएगी कि वो राष्ट्रभाषा बन जाएगी राजभाषा से। ऐसा नहीं हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में पारिभाषिक शब्दावली धूल फांक रही है। आप जाके देखिए कितने ग्रंथ वहां सड़ रहे हैं, लोगों में बांटे नहीं जाते हैं वे ग्रंथ। एक यहां तक कि जो प्रशासन शब्दावली है वो सड़ रहा होता है, लेकिन किसी को दिया नहीं जाता। आप उसको, चूंकि वो फ्री बांटना है, ये बांटे कौन? बांटने में खर्चा होगा, इसलिए उस पर खर्च नहीं करना है, छपा के रखा हुआ है। उसको जन जन तक पहुंचाइए, और ये स्टेट का काम है। कौन जाकर के वहां से ले आएगा? आप उसको बांटिए, उसके लिए पैसा खर्च कीजिए, तो पता चले कि हाँ लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने कहा आपसे कि हिंदी समावेशी है। तो हिंदी में ऐसे शब्द बहुत सारे आए हुए हैं जो अंग्रेजी में कहीं कहीं तो खप जाते हैं। हिंदी वाले कुछ शब्द अंग्रेजी में खप जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी के जो शब्द है वो संस्कृत में नहीं खप पाएंगे। यहां तक कि अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द जो है, मैं सोच रहा था, एकदम से अचानक मेरे दिमाग में बात आई। एक शब्द है समोसा, जो हम लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। समोसा पोर्चुगीज का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और मैं वहां एक सेमिनार में गया हुआ था, वहां जो भारतीय दूतावास ने जो व्यवस्था की थी खाने पीने की, उसमें समोसा दिखा। मैं बड़ा खुश हुआ, करे पुर्तगाल में भी समोसा। एक सेकंड जरा समय, मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। वो समोसा शब्द जो है वो पोर्चुगीज का है, पुर्तगाली भाषा का है। और बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर कि भाई समोसा खाने को मिल रहा है। तो वहां की जो राजदूत थी, मैडम सिंगला थी, उन्होंने कहा कि राय साहब, ये समोसा जो है हिंदुस्तान से नहीं आया है, यहीं से बना है, यहीं पर बना है। और आपको बताऊं कि ये समोसा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। एक शब्द जूता, आप जूता को कहीं संस्कृत में फिट कर सकते हैं? फिट नहीं होगा।
जूता और समोसा कहीं कर सकते हैं, कार बस कहीं कर सकते हैं, टेंट कर सकते हैं? नहीं जाएंगे वो शब्द, फिट नहीं होंगे, लेकिन हिंदी में फिट हो जाते हैं। लोग टेंट ही लगवाते हैं, तंबू कोई नहीं लगवाता। एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी, एक रिक्शे वाला भी, वो टेंट ही बोलता है, तंबू नहीं बोलता है। मुझे नहीं मालूम टेंट के लिए संस्कृत में क्या शब्द, वो नहीं बोलता है। तो ये जो अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आए, और चूंकि हमारी भाषा जो है इन शब्दों को ले करके अपने भीतर पचा सकती है, अपनी संरचना में ढाल सकती है। वो यही इसी भाषा में एक क्षमता है कि बहुत सी भाषाओं को लेकर के, बहुत सी भाषाओं के शब्दों को लेकर के उनका अनुकूलन कर लिया है, अपने हिसाब से बना लिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, कि देखेंगे कि आप अन्य भाषा के शब्द हैं लेकिन उसको हिंदी ने अपने अनुकूल कर लिया है। दूसरी बात ये कि ऐसे अनेक शब्द हिंदी में आए हुए हैं। अब उनको अगर आप शुद्धतावादी बनेंगे, नहीं साहब ये विदेशी भाषा का शब्द निकाल बाहर करिए इसे, तो इससे हिंदी समृद्ध नहीं होगी। और कितने शब्द निकालेंगे आप? बहुत सी भाषाओं के शब्द हैं, चाहे वो अरबी के शब्द हों, चाहे फारसी के शब्द हों, चाहे अंग्रेजी के शब्द हों, यहाँ अन्य जो प्रांतीय भाषाओं के शब्द हैं, हम कहें कि नहीं ये हिंदी का शब्द नहीं है। मान लीजिए कोई मराठी का शब्द आया हुआ है, तो कैसे कहेंगे आप हिंदी का नहीं है उसको? और एक उदाहरण बताऊं खाली आपको कि अब तो डाक में उस तरह का एक्नॉलेजमेंट नहीं लगता है, पावती नहीं लगता है। आपने देखा जब रजिस्ट्री होती थी तो पीछे एक्नॉलेजमेंट लगता था, उसका अटैच होता था, उसके पीछे हिंदी में लिखा हुआ था पावती, एक्नॉलेजमेंट के लिए। पता चला कि ये पावती जो है ये मराठी का शब्द है। तो हिंदी एक ऐसी समावेशी भाषा है जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द आए हुए हैं, लेकिन हमें उससे गुरेज नहीं करना पड़ेगा। हिंदी की जो 38 बोलियां हैं और उनमें से बहुत संविधान की अनुसूची में आने के लिए दरवाजा खटखटा रही हैं, उनसे भी चुनौती तो है हिंदी को, लेकिन उनसे ईर्ष्या करने की, घृणा करने की जरूरत नहीं। वे हमारी अपनी हैं और वे हमें समृद्ध ही करेंगे। दूसरी बात, जो हमारा मध्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उसे अपना चेहरा बदलना पड़ेगा और हिंदी को एक जीवंत संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वो विश्वजनीन हो सकती है। और इसकी विश्वजनीनता का कारण ये है कि हिंदी जो है वह समावेशी है, बहुत सी भाषाओं को हमारे भीतर बचा करके रख सकती है और हिंदी को वैश्विक बनाने में जो सबसे बड़ा मैं मानता हूं योगदान हिंदी फिल्मों का है। हिंदी फिल्मों ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में विदेश में खा करके बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन दुर्भाग्य कई बार ये होता है, और मैं अक्सर चैनलों पर देखता हूँ कि जो हमारे नायक और नायिकाएं जब किसी कार्यक्रम में आते हैं बातचीत करने, तो वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, बावजूद उसके वो अंग्रेजी की छौंक जरूर लगाते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। आप जहां अंग्रेजी बोलना है अंग्रेजी बोलिए, कोई नहीं मना करता है, लेकिन अगर आप अच्छी हिंदी जानते हैं तो आपको अच्छी हिंदी बोलना चाहिए,
उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है, रोजगार से जुड़ी हुई हिंदी है, बाजार से जुड़ी हुई हिंदी है। और पहले ही मैंने आपसे कहा कि जो भाषा बाजार से जुड़ी होगी, मार्केट से जुड़ी होगी, वो कभी मात नहीं खा सकती है, कभी उसको उसके व्यवहारकर्ताओं को रोना नहीं पड़ेगा। मालूम ही नहीं है कि हमारा क्षेत्र कितना बढ़ा हुआ है, जानकारी क्या अभाव है, और टेक्निक से तकनीक से जुड़े हुए हम नहीं। और जितना ज्यादा हम तकनीक से जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम हिंदी से जुड़ेंगे और हिंदी का विकास करेंगे। तो सवाल ये है कि हिंदी को हम तकनीक से जुड़े और हम खुद उस तकनीक से जुड़े। दूसरी बात ये कि हिंदी जो है अन्य अनुशासनों से भी जुड़े। मित्रों, आपको याद होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग थे जिन्होंने हिंदी के अलावा अन्य अनुशासनों पर अपनी कलम हिंदी में चलाई। हमें गुणाकर मूले जैसे विद्वानों की जरूरत है जिन्होंने हिंदी में अन्य विषयों पर लिखा है। तो जब तक हम अन्य अनुशासनों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम हिंदी का जो वैश्विक मन है उससे नहीं जुड़ पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि बाजार ने हिंदी को ताकत दी है और जो पूरा भारत है इस समय दुनिया के व्यवसाय और बाजार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए जो दुनिया भर की जो कंपनियां हैं जो वैश्विक से जुड़ी हुई हैं वे भारत में आना चाहती हैं और आकर के यहाँ रोजगार करना चाहती हैं। लेकिन हमें उनको रोजगार दीजिए, वो हमें रोजगार दें, हमारे यहाँ आके काम करें, हमारी भाषा सीखें। लेकिन ऐसा न हो कि जैसे कि हमारे हिंदी के पूर्वजों ने कहा कि पै धन विदेश चल जाता यह है अतिफारी। ऐसा न हो कि वो आए और लाभ कमा करके यहाँ से सारा कुछ लूट लाट के ले जाए। यहाँ पर हम अपनी जब शर्तों पर उनको बुलाएंगे तब जा कर के हम उनका ठीक इस्तेमाल कर पाएंगे। और उनको ज़रूरत है तो हमारी भाषा सीखेंगे। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हमारी भाषा सीखी क्योंकि जानते थे कि भाई गुलामों पर गुलाम राज करने के लिए उनकी भाषा के बिना हम उन पर राज नहीं कर सकते। इसीलिए आप सब जानते हैं कि कलकत्ते में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उसमें लल्लूलाल वसुंधरा मिश्र जो है वो अंग्रेजों को हिंदी सिखाने का काम करते थे। और भाषा के माध्यम से, भाषा ऐसी चीज है कि आज तो आप देखेंगे कि भाषा कितना कमाल कर रही है। भाषा में आप क्या जादूगरी कर सकते हैं और उस जादूगरी के माध्यम से आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। राजनीति की भाषा और भाषा की राजनीति, और जितना ज्यादा इस्तेमाल राजनीति में हिंदी का हुआ है मैं नहीं समझता हूं कि और किसी भाषा का उतना इस्तेमाल हुआ है। और ये पूरा परिदृश्य आप देख सकते हैं। जो आज अच्छी हिंदी बोलेगा वो देश पर शासन कर सकता है। वो भाषा के जार्गन्स के माध्यम से, भाषा के प्रपंच के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जिनसे जनता, जिनसे देश में शासक बनता है वो उसकी भाषा में बोलता है, उसकी भाषा में उसको सपने दिखाता है, तब जाकर के वो शासन करता है। तो भारत में अगर किसी को सत्ता चाहिए
तो उसको तो अच्छी हिंदी चाहिए। तो अच्छी हिंदी तभी होगी और उस अच्छी हिंदी का जो इस्तेमाल है वो तभी हो सकता है जब आप उसके प्रति लगाव रखें, क्योंकि भाषा अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये संस्कृति की वाहिका है। भाषा में हमारी संस्कृति होती है, और अगर हम अच्छी भाषा नहीं जानते हैं तो हम उस देश की या अपने देश की कम से कम संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा जो तकनीकी है, क्योंकि बिना तकनीक के, मैंने आपसे कहा कि हिंदी दुनिया से नहीं जुड़ सकती है, और ये शुभ है हिंदी के लिए कि इस समय पूरी दुनिया में हिंदी के 50 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट प्रयोक्ता है, लाखों ब्लॉग्स हैं, सैकड़ों हिंदी की पत्रिकाएं हैं जो दुनिया में फिर रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और ये जो सोशल मीडिया है, वो समाज माध्यम है, इन माध्यमों ने भी हिंदी को इस स्तर पर लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू जैसी बड़ी कंपनियां हिंदी में अपना सॉफ्टवेयर लेके आ रही हैं, क्योंकि हिंदी का डिमांड है। डिमांड इसलिए है कि हिंदी जो है वह बाजार से जुड़ी हुई है, और किसी को भी किसी भी क्षेत्र में बाजार करना है तो हिंदी लेकर के आएगा। सवाल यह है कि हम लोग उस टेक्निक से, उस तकनीक से कितना जुड़ पा रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे हम थोड़ा सा प्रयास करने से ही अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से हम किसी भी भाषा से किसी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने विवेक का भी ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार हम इतना भ्रामक अनुवाद करेंगे। क्योंकि अनुवाद और विज्ञापन ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदी को एक वैश्विक दुनिया में ले जाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अनुवाद करने के लिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कहाँ ठीक होगा, उसकी भावना क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसकी संवेदना क्या है, उसके संदर्भ क्या है। उन संदर्भों से काट करके जब हम अगर केवल गूगल ट्रांसलेट करेंगे तब हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कई बार बताना पड़ता है, मैं एक भारत में सामाजिक कार्य का विश्वकोश एक तैयार हुआ था 2 वॉल्यूम में, और मैं उसमें भारत सरकार की तरफ से उसका पुनरीक्षण कर रहा था। तो आश्चर्य की बात कि वो अनुवाद जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया नाम से था, उसका अनुवाद बनारस के लोगों ने किया था। उसका मतलब एग्रीमेंट वहाँ से था, और जब मैंने पुनरीक्षण किया तो देखा कि एक जगह अनुवाद किया गया था डायरेक्टर जनरल का हिंदी में अनुवाद सामान्य निदेशक। आप कल्पना कीजिए, कहाँ डायरेक्टर जनरल महानिदेशक और कहाँ उसको सामान्य निदेशक कर दिया। जो विद्वान अनुवाद करता था उसने डिक्शनरी उठाई और देखा कि निदेशक के लिए, डायरेक्टर के लिए हिंदी में निदेशक शब्द है और जनरल का तो मतलब सामान्य होता ही है, उसने उसका अनुवाद कर दिया सामान्य निदेशक। इलाहाबाद में मैंने एक अस्पताल का बोर्ड देखा, गवर्नमेंट आई हॉस्पिटल, उसका हिंदी में क्या लिखा था, सरकारी आंख का अस्पताल। अरे भाई, सरकारी आंख नहीं है, अस्पताल सरकारी है। आंख का सरकारी अस्पताल होना चाहिए, अनुवाद किया गया सरकारी आंख का अस्पताल। तो इस तरह का अनुवाद करने पर हिंदी हास्यास्पद बनेगी। तो हमें अपने विवेक को भी अपने साथ रख के चलना पड़ेगा, और इस तरह से जो
हिंदी का जो तकनीकी क्षेत्र है, और मैं समझता हूँ कि जो लॉ, जो विधि का क्षेत्र है, वे जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी हिंदी को अभी और पसरने की जरूरत है। और जब हमारे देश में जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लोअर कोर्ट्स, जो निचले स्तर की कचहरियां हैं, जो न्यायालय हैं, उनमें तो हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से सब तरफ से जब लौट करके जब उन न्यायालयों में जाते हैं तो असली निर्णय वहाँ से होता है, और वहाँ जब अंग्रेजी में सारा काम होता है, अंग्रेजी में बहस होती है, तो बहुत दिल दुखता है। तो मैं समझता हूँ कि उन क्षेत्रों में भी अभी हिंदी को फैलने की जरूरत है, और जब न्याय लोगों को हिंदी में मिलने लगेगा तब हमें लगेगा कि हिंदी का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। मैं समझता हूँ कि अपनी रचनाओं में से आप लोगों को कुछ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सका, और आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सहा है, सुना है, और मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के कॉलेज के इस आभासी मंच पर अपनी कुछ जो सोच है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, उसको आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इसके लिए आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर। मित्रों, हम सब अभी लगातार प्रोफेसर अनिल राय को सुन रहे थे, और आपने देखा कि कैसे प्रोफेसर अनिल राय संवादपरक शैली में इतनी बड़ी बड़ी सैद्धांतिकी को हमारे सामने रख गए। हिंदी का समावेशी चरित्र हो, या फिर हिंदी प्राचीन काल से ही बाजार की भाषा है और मध्य वर्ग को अपना चेहरा बदलना होगा, ऐसी प्रस्तावनाएं और ऐसे विचार आपको बड़े ही सहज भाव से अभी उपलब्ध हो गए। मुझे इसी वजह से मैं हमेशा से कहता हूं कि प्रोफेसर अनिल राय की संवादपरक शैली और लालित्यपूर्ण भाषा किसी भी सैद्धांतिकी को वाद संवाद में बदल देती है। सर, आपका फिर से सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हिंदी के संदर्भ में मैं प्रोफेसर अनिल राय ने जो कहा और एक जिस किताब का जिक्र किया, हिंदी का लोकवृत्त, जो उनके मित्र ने लिखी है और डॉक्टर नीलाव ने अनुवाद किया है, उसको पढ़ते हुए मैंने भी पहली बार जाना जो सर कह रहे थे अभी, कि भाषा वह है जिसमें हम सोचते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, मरते हैं। यानी भाषा, खासकर हमारी बहुलतावादी संस्कृति को संरक्षित करने वाली भाषा हिंदी, तो इसी गुणधर्म से संचालित है और लगातार अपनी यात्रा किए जा रही है। हिंदी भी अंत में अन्य भाषाओं की तरह हमारे लिए अस्तित्व बोध की भाषा ही है। प्रोफेसर अनिल राय ने जिन बातों को कहा वो हम सब के लिए आगे एक प्रेरणा की तरह हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए रहेगा, और उनकी तमाम इन बातचीत को शायद उनके भी प्रिय कवि हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होंगे। केदारनाथ सिंह अभी चले गए कुछ दिन पहले। अपनी भाषा पर उनसे बढ़िया कविता लिखने वाले कवि अभी वर्तमान में तो बहुत कम हैं। मैं प्रोफेसर अनिल राय के इस वक्तव्य के सम्मान में एक केदारनाथ सिंह की एक कविता भाषा पर कही गई 2-4 पंक्ति आपसे कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि हिंदी के लिए
आपकी भावनाओं को यह प्रत्यक्ष कर दे। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैना पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। मित्रों, इस पूरी कविता में वही है जो सर ने कहा कि चाहे हम जितना कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और अन्य माध्यमों से पा लें, लेकिन अंत में हिंदी हमारे आत्मा के दुखों को अभिव्यक्त करने की भाषा है। इसलिए हिंदी बहुत सशक्त है, क्योंकि वह लोक वृत्त से जुड़ी हुई भाषा है। और हिंदी का विस्तार और उसके बारे में जो सर ने अपना अनुभव हमसे साझा किया है, वह बहुत हमारे लिए ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी है। और आगे भी सर से हम इस संवाद को सुनना चाहेंगे। अभी यह कार्यक्रम और आयोजन की कुछ औपचारिकताएं होती हैं और समय भी उसमें से एक है। इसलिए मैं अपने सभी शिक्षकों और प्राचार्य महोदय और उनकी तरफ से सर ने जो वक्तव्य दिया है उसके लिए उनका सम्मान करता हूं और औपचारिक रूप से ओझा जी को, डॉक्टर TN ओझा को बुलाना चाहता हूं कि आए और सर ने अपने व्यस्ततम समय से जो हमें कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करें और आगे। धन्यवाद राजहंस जी, धन्यवाद ज्ञापन थे, एक औपचारिकता ही बस बच गई है। आपने जिस तरह से एक शुरुआत किया और सर ने उस सुनने के लिए हम लोग सारे विद्यार्थी, टीचर और दूसरे भी महाविद्यालय से टीचर जुड़े हुए हैं। अमित जी मुझे नजर भी आ रहे हैं सामने स्पॉटलाइट पर। तो और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इतनी बातें गंभीरता से, गंभीर बात इतनी सहज और सरल ढंग से अगर कोई कह सकता है तो वो है प्रोफेसर अनिल राय सर हैं। इतनी सहज भाषा में, इतनी सरल भाषा में, जैसे कहते हैं भाषा बहता नीर की भाषा में इन्होंने इतनी गंभीर गंभीर बातें और अपने चाइना और विदेश के जितने भी अनुभव हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर कर हम लोग को जो मक्खन दिया है, उस मक्खन के लिए सर आपको महाराजा अग्रसेन कॉलेज की तरफ से हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और सर की जो हम लोग के प्रति जो स्नेह है वो अद्भुत है। सर के पास टाइम नहीं था, मैंने जिद किया और इन्होंने बोला कि नहीं ये महीना बाद लोगे ये, तो मैंने कहा कि सर, फिर इन्होंने कहा चलो कब दोगे तुम, हमने कहा सर सोमवार को दे दीजिए। तो जैसे लगता है कि एक अंधे को दो आंख मिलना है, सोमवार का सर समय दिए, मैं खुश हो गया। मैं तुरंत राजहंस को फोन किया, अरे यार अनिल सर ने समय दे दिया है सोमवार को। और तो मैं ईमानदारी से खुश हो गया कि सर ने सोमवार का समय जितना जल्दी दे दिया, हम तो सोचे ही नहीं थे कि इतना जल्दी देंगे सर समय। तो सर आपने अपने जो भी आपका जो समय का समायोजन करके हम छोटे भाइयों को आपने इतना स्नेह और प्यार देते हैं, और उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत आभार सर। हम अपने विभाग की तरफ से, शशि मैम की तरफ से, आभा शर्मा की तरफ से, मनोज मैडम की तरफ से, राजहंस सर की तरफ से, चंद्रशेखर सर की तरफ से, अजय पांडे सर की तरफ से, और हमारे जो बैकबोन जितेंद्र जी की तरफ से, और सामने राजहंस जी हैं ही, राजहंस जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार। और नवचेतना परिषद के जो हमारे जो पदाधिकारी जो बैकबोन में काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को आभार जो लोग काम कर रहे थे, जैसे मुस्कान, योगिता कनौजिया, देविका कनौजिया, दीपक, आर्यन, मनीषा झा, रंजन दास, सानिया सैफी, भारती सिंह, विशाल, अभिषेक तिवारी, अनु कुमारी, प्रहलाद दास, पंतिका पांडे, सपना झा, रेणु सिंह, शिखा, ईशा पटेल, हर्ष शर्मा, दीपाक्षी भारद्वाज, रितु
अंकिता और काजोल तिवारी, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे प्राचार्य महोदय जो अपने समय निकाल करके हमारे साथ शुरू में जुड़े रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में विभागाध्यक्ष हमारे प्रोफेसर शंकर सर की तरफ से सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये संवाद की सिलसिला हम आपका स्नेह और प्यार आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप देंगे। और इन्हीं तमाम आशाओं और वादाओं के साथ में मैं आपसे नमन करता हूं सर कि आप आए और हमें इतना आशीर्वाद दिया, हमारे कॉलेज को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर, अच्छा लगा व्याख्यान। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। जितेंद्र जी, अब तकनीकी रूप से